लोगों की। एक तो फीस को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं सोचना, ये मत सोचना कि सर फीस कम है इसलिए आए, ठीक है, या कम ज्यादा ये तो आपको सोचनी नहीं है। ये तो अपने को राजस्थान के अंदर या जयपुर के अंदर ये मिसाल कायम करनी है अपने को कि कम फीस में भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है। ये धारणा चीज को आपको, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता, आराम से दिल खोल के पूछो, आराम से जितना प्रश्न पूछो उतना पूछो, डाउट्स क्लियर करो। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी पढ़ाई करो आप 10 क्लास में ही पढ़ो और उसको अच्छे से याद करके जाओ, सबसे बेस्ट तरीका होता है। आपको यहाँ पर पूरा गाइडेंस किया जाएगा कौन सी बुक्स आपको लेनी है, किस बुक्स के हिसाब से आपको पढ़ना होता है। जनरली क्या होता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे एक नया जो कॉन्सेप्ट वो ये रहता है कि जो बुक्स हम पढ़ाते हैं वो आपके पास हो, जिससे आपको लिखने पर कम और याद करने पर ज़्यादा फोकस किया जाए। अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि अपन जब पढ़ते हैं, और मैं जब 22 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मैंने ये देखा है कि हमेशा वो बच्चा पास होता है जिसने सेल्फ स्टडी की हो। ये ध्यान रखना, कोचिंग्स में पढ़ने वाले बच्चे मुश्किल से 2 या 3% पास होते हैं, मुश्किल से। ये मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे 2 या 3% पास होते हैं। फिर आप कहोगे सर ये भी तो कोचिंग है, तो ये कोचिंग नहीं ना है, यहाँ पे इसको अपन कोचिंग होती है, कोचिंग होती है फीस होती है 5,000, 10,000, 15,000, तो ये कोचिंग नहीं है। यहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी करने का तरीका बताया जाता है और किस प्रकार से बुक्स को पढ़ा जाता है वो सारी बातें बताई जाती है। ओके, जैसा कि अभी अपन कहें, जैसा मेरे को फील हो रहा है राजस्थान में पशु परिचर एक मिनी रीट सानी होने वाली है। रीट अपने आप बड़ी थी, ये थोड़ी मिनी रीट रहेगी क्योंकि इसमें कम से कम 20-30 साल पता कितने लाख फॉर्म भरने वाले हैं। हर कोई फॉर्म भरने वाला है इसमें, ठीक है, कोई बड़ी वाले, हर कोई फॉर्म भरेगा और हर कोई आपको ज्ञान देने की कोशिश करेगा क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई आपको देगा, ठीक है। अब सुनिए, टाइमिंग आपका रहेगा तो कल कल की बात है, परसों से मतलब मंडे से आपका टाइमिंग 7 से कर देंगे, सुबह 7 से 8 आपकी साइंस से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टाइमिंग अपन देंगे, साइंस से स्टार्ट हो जाए, फिर आपके सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे, बस एक और बचेगा पॉलिटी, बस बाकी सारे कंप्लीट चलते रहेंगे धीरे धीरे अपने। ओके, चलिए देखिए, आप सबको बता दूं, इसमें हम आपको जो क्लास 11 से 12 होगी डेली, उसमें आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। राजस्थान की ज्योग्राफी को पढ़ते समय आपको बता दूं कि लिखने की नहीं करना, लिखना नहीं, बस आपके सामने ये जो बुक आप देख पा रहे हो राजस्थान मानचित्रावली, ये आपके पास होनी चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप ले लेना, कोई इश्यू नहीं, पहली बात तो। दूसरी बड़ी बात है, इस बुक के अंदर आपको पता है भूगोल भी है, अर्थव्यवस्था भी है। भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों हमेशा सिमिलर होती है, एक दूसरे की बहनें होती है। भूगोल पढ़ लो, अर्थव्यवस्था पढ़ लो, अर्थव्यवस्था पढ़ लो, भूगोल पढ़ लो, दोनों का आपस में रिलेशन होता है, ये दोनों आपस में जुड़वा बहनों की तरह होती है। इतिहास है, कला संस्कृति है और प्रशासनिक व्यवस्था है। कहने का मतलब पशु परिचय के विद्यार्थियों के लिए सारा जीके इसमें, बस दो चीज इसमें नहीं है, मैथ्स और साइंस। बात कंप्लीट, यानी 105 नंबर की जो आपकी तैयारी हो रही है उसमें आपका मैथ्स का पोर्शन नहीं है और साइंस का पोर्शन नहीं, बाकी इसके अंदर कंप्लीट है। और ये नवीनतम राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दूसरा प्रश्न, बच्चों के मन में ये रहता है कि सर अब राजस्थान नया आएगा कि पुराना आएगा। तो मैं कह दूं कि ना तो कोई नया राजस्थान है ना कोई पुराना राजस्थान है, सब फालतू बातें होती है। बस आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लो कि, अगर मान लो कि मैं कह दूं कि तुम 50 बच्चे हो और कल को 2 बच्चे और आ गए, तो अपन कहे भाई नए के तहत दो, बोले ये 2 नए बच्चे, डेट्स ऑल, बात खत्म। तो पुराने कौन थे जो कल थे, वो ये 2 नए जो पुराने हैं, यही तो समझते। तो नए और पुराने के कॉन्सेप्ट में आपको ज्यादा इस लफड़े में पढ़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अभी आपको जैसे कि पहला चैप्टर आपका चलेगा राजस्थान का सामान्य परिचय। जब ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होती है और राजस्थान के सामान्य परिचय की बात आती है तो बच्चों को पढ़ाया जाता है राजस्थान का नामकरण। ओके, राजस्थान के नामकरण से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन आप सभी को पता है राजस्थान का नामकरण ज्योग्राफी में ना पढ़ाकर कहाँ पढ़ाना चाहिए, इतिहास में, क्योंकि हिस्सा किसका है, इतिहास का, क्योंकि वहां पर इतिहास की बात आती है, ठीक है। तो आपको यहां से बताया जाएगा राजस्थान की स्थिति और उसके आकार को लेकर कि राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान का आकार कैसे है, पतंग के आकार का किसने कहा था, पतंग का आकार बना कैसे, राजस्थान के कौन से जिले हैं कौन से नहीं है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट होते हैं उससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामों में पूछे गए। ओके, चलिए अपन शुरुआत करते हैं, नए राजस्थान को लेकर शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में 50 जिलों वाला नया राजस्थान क्या कहता है। ये 50 जिलों वाला नया राजस्थान क्या कहता है, ये आपकी बात करते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पर, अगर देखें अपन यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अगर आपके सामने राजस्थान के नए राजस्थान की बात अगर अपन करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि राजस्थान की जो राम कथा शुरू हुई थी बेसिकली, वो आपकी शुरू होती है आपकी लगभग, यानी कि 17 मार्च 2023 के अंतर्गत ये कहानी शुरू होती है। 17 मार्च 2023 के अंतर्गत ये कहानी आपकी शुरू होती है, जब राज्य सरकार यानी कांग्रेस सरकार थी, जब उसने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम था राम लुबाया कमेटी।
रामलुबाया कमेटी का गठन किया गया था, यानी कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया था। और इस कमेटी को ये कहा गया था कि आप नवीनतम राजस्थान के बारे में अपनी रिपोर्ट दो, और कौन से नए जिले बनने चाहिए, उन जिलों के बनने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में आप हमें विचार विमर्श करके रिपोर्ट प्रस्तुत को। तो रामलुबाया कमेटी का गठन किया गया था आपका 17 मार्च 2023 को, ये आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर जब रामलुबाया कमेटी बनती है तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 4 अगस्त के दिन। कब दी थी? 4 अगस्त के दिन। 4 अगस्त 2023 को इसने अपनी रिपोर्ट दी, और 6 अगस्त को वहां पर उस रिपोर्ट पर आपकी मंजूरी मिली, और 7 अगस्त से राजस्थान के अंतर्गत क्या परिवर्तन हुआ कि जैसे कि 19 नए जिले बनाए गए और 3 नए संभाग बनाए गए, जिसमें आपका सिक्कर, पाली और बांसवाड़ा जो है वो आपका संभाग यहाँ पर सामने कर दिया गया। ओके। और 19 जिलों के साथ नया राजस्थान आ गया। तो जो 33 जिले थे उन 33 जिलों को बदलकर कितना कर दिया गया? 50 जिले आपको कर दिया गया। ओके, ये तो एक बेसिक पॉइंट है जो पता है। आपने देखा होगा कि अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अगस्त के बाद से लेकर आज तक अभी, तो आपने नोटिस किया होगा कहीं पर भी नवीनतम राजस्थान को लेकर कोई प्रश्न आया ही नहीं। यानी प्रश्न वही बना है जो पुराना राजस्थान था। और आपको पता अभी बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं ये कह रही है कि राजस्थान के अंतर्गत आपके जिलों में वापस संशोधन करने का सुझाव देखा जा रहा है कि 50 रहेंगे, 50 से कम करेंगे या 33 से बढ़ाएंगे, जो भी है। मतलब ऐसा अभी कहीं स्पष्टीकरण नहीं है। ये केवल बच्चों के अंदर केवल भ्रम पैदा करने की स्थिति की जा रही है, क्योंकि बच्चे तो क्या बच्चे होते हैं, सोशल मीडिया देखते रहते हैं, जो सोशल मीडिया कहता है वो मान लेते हैं। एक्चुअल में नया राजस्थान बना ही नहीं है, हकीकत कहूं तो नया राजस्थान बना ही नहीं है। नया राजस्थान के बाद केवल इतना कहा गया है, जैसे सपोज करो कि ये समझ लो मैं आपको एक पारिवारिक बात को, कि जैसे भाई साहब इस भाई साहब कहते भाई इस भाई साहब कहते कि यार इस तेरी शादी इस लड़की से होगी, बस अभी अपने आप को खुश हो रहा है कि मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, मेरे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये खुश हो रहा है। बाद में पता लगा कि डिवोर्स क्या वो भग गई या कहीं हो गया, कुछ हो गया लेना। तो इसका मतलब अब इसका थोड़ी कि नया था पुराना। फिर अब इससे ये तो नहीं पूछेंगे कि भाई बता तेरी पहली पत्नी का नाम क्या था, तो वो पत्नी बनी ही नहीं तो उसका नाम होगा कहां से वर्ष से? कि कहा गया है कि भाई 19 जिले हैं, यही तो कहा है ना। 19 जिलों का ना तो वहां पर कोई पुलिस लाइन बनी है, ना वहां पुलिस का ऑफिस बना, ना कोई वहां पे कोई ना कार्यालय बना, ना कुछ और बना, ना वहां पर परिसीमन हुआ, ना कोई वहां पे कोई जनसंख्या कुछ। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर आप उसके किस आधार पर कह देते हो? बड़े बड़े यूट्यूबर ये कह देते हैं कि राजस्थान का एक छोटा जिला बना दूदू, जिसमें एक गैर में दूसरा गैर में पहुंच जाओगे। मैं कहूंगा कि उस गधे को कैसे पता कि उस दूदू की क्षेत्रफल क्या है? वो कैसे कह रहा कि एक घेर में पहुंचेंगे या 2 घेर में पहुंचेंगे? उसको कैसे पता भाई? उसको पता तो होना चाहिए कि एक घेर लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा। पहले दूधू का क्षेत्रफल तो हमें बता दो, और क्षेत्रफल कहीं है तो बता दीजिए। बस बच्चे हंसते रहते हैं, शायरिया सुनते रहते हैं, मुशायरा में बैठे रहते हैं, और वो एक घेर देगा। जब दूधू का क्षेत्रफल हमें नहीं पता, हमें डीडवाना का क्षेत्रफल नहीं पता, किसी का परिसीमन हुआ ही नहीं है, तो हम कैसे कह देंगे कि भाई छोटा कौन है बड़ा कौन है? अपनी मनमर्जी से काम चलाए जा रहे हो। फिर बच्चे ये भी कहते हैं सर आपने भी तो नवीनतम राजस्थान की क्या की है, किताब लिखी है। तो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेद, हमें भी इस रंग में ढलना पड़ता है। बाकी इस किताब में नवीनतम राजस्थान का ऐसा कोई विचार विमर्श है भी नहीं, क्योंकि शुरू के 2 पन्ने ऐसे जिसमें हमने बोला कि ऐसा ऐसा है बस, बाकी वही पुरानी बातें, क्योंकि नई कोई बात है ही नहीं, सत्यता ये है नई कोई बात है ही नहीं। तो उसमें क्या अपन बात बोले क्या करें, अपन कोई सेंस है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो बस है क्या, जैसे अपन पढ़ते हैं सभ्यता, हम जानते हैं गणेश्वर सभ्यता जैसे कि अपन का सीकर में। ठीक है, फिर अपन को यह भी तो पता था कि गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना में आती है, और नीमका थाना में नया जिला बन गया, तो ऑप्शन में अगर सीकर हो तो सीकर टिका देंगे, और नहीं है तो नीमका थाना टिका देंगे, खत्म बात। इसमें क्या दिमाग लगाना? जब जगह पता है, स्थान पता है, जिला पता है, तो नया पूछा तो नया टिका देंगे, और पुराना पूछा तो पुराना टिका देंगे। इसमें क्या तो नया है और क्या पुराना है, तो ये तो हमारे तो समझ से बाहर है। ओके, तो आपको एक तो इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं है, ये सबसे पहले इस क्लास का मेन टारगेट था। क्योंकि आपका प्रश्न यही रहेगा सर नया है पुराना है, नया है पुराना, ये फालतू बातें आपकी रहती। ठीक है, तो ये तो एक कहानी जो आपको हमारी बुक्स में सब कुछ मिल जाएगी। अब सुनो, फिर आपको मोटा मोटी अगर मान लो बाई चांस पूछ लिया जाए कि सर बाई चांस कि अगर आप बताओ तो इसका थोड़ा बहुत अगर मान लो बताओ, तो इसका अगर अपन राजस्थान के मैप को लेकर अगर अपन देखें, राजस्थान का जो नवीनतम मैप आपके सामने अगर देखें अपन, तो किस प्रकार से आपका राजस्थान का जो नवीनतम मैप था वो अपन देख लेते हैं। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि राजस्थान की एक्चुअल में स्थिति क्या है। राजस्थान की स्थिति को लेकर बात करते हैं, राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की होती है। पहली क्लास में यही बताया जाता है कि राजस्थान की स्थिति होती क्या है। स्थिति 3 चीजों पर निर्भर करती है, एक होती है आपके विश्व के स्तर पर, एक होती है एशिया में, और एक होती है भारत में।
ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। जब अपन विश्व की बात करते हैं तो उसको ग्लोब बोल सकते हैं कि ग्लोब के अकॉर्डिंग राजस्थान कहाँ टिका हुआ है। जब अपन एशिया की बात करते तो एशिया में राजस्थान कहाँ पर है। और जब हम बात करते हैं भारत में तो भारत में राजस्थान कहाँ है, इसको आपको समझना होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये आपका है ग्लोब, ये आपको पता है। और ये आपको पता है ये कौन सी डिग्री है आपकी, 0 डिग्री अक्षांश। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा अपन को बोलते हैं, जिसको बेसिकली अपन लेटीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड रेखा अपन ये कहते हैं। इसको लेटीट्यूड इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो आराम से लेटी हुई है। ठीक है, आराम से कैसी है, लेटीट्यूड। और आप जानते हो कि ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब वो लंबी है आराम से। तो कई बार बच्चों को ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का संबंध ही समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लेटीट्यूड है कौन सी लॉन्गिट्यूड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अक्षांश रेखा है और ये आपकी देशांतर रेखा है, पहले आपको बताओ। राजस्थान जो है ये पूरा ग्लोब है, और इस ग्लोब की बात करें तो यहाँ पर है आपका एशिया, और इस एशिया के इस कोने पर आपका कौन बैठा है, राजस्थान बैठा हुआ है। यहाँ पर राजस्थान है आपका। अभी मैं एशिया से उठा के ला रहा हूँ, फिर इंडिया में डालूंगा, फिर अपन बात करेंगे धीरे धीरे। अब सुनो, तो आप जानते हो कि ये आपका है, तो अब सबसे पहले तो बेसिक से सीखने की कोशिश करना कि ऊपर जो होता है वो उत्तरी होता है। ऊपर जो होता है वो आपका उत्तरी होता है। नीचे जो होता है वो कौन होता है, दक्षिण होता है। ओके, आपका दक्षिणी होता है। ओके, इधर जो होता है वो आपका पूरब होता है, यानी पूर्वी होता है, और इधर होता है आपका पश्चिमी होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। क्लियर, कि आपका उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है। तो अपन जानते कि इस ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। ये आपका उत्तरी गोलार्ध होता है आपका। और ये आपका कौन सा होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। कौन सा गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। ओके, तो उसके बाद अब सुनो, तो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, पॉइंट नंबर 1 कि प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि जनरली राजस्थान जो है वो आपके अक्षांशीय स्थिति के आधार पर आपका कहां पर है। अक्षांशीय स्थिति के आधार पर पूछा है तो कहां पर, तो आप जानते हो राजस्थान कहां पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कहां पर आपका, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आपका राजस्थान यहां पर कवर कर लिया जाता है। ये आप समझ पा रहे हो। ओके, यानी कि राजस्थान को अगर अपन उत्तर पूर्वी गोलार्ध के आधार पर अपन समझते हैं, प्रश्न नंबर 1 ये पूछ लिया जाता है कि अक्षांशीय स्थिति के आधार पर राजस्थान कहां पर टिका हुआ है, तो हम ये बता सकते हैं कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आपका यहां पर आ जाता है। ओके, अब सुनिए, जब अपन इसको देखते हैं देशांतर स्थिति के आधार पर, आप जानते हो कि इधर की स्थिति कौन सी है, पश्चिमी। ये कौन सा होगा, पूर्वी। तो अब देखो अक्षांश के आधार पर देखें तो कहां पर है, उत्तर में। ओके, अक्षांश के आधार पर उत्तर पे, और देशांतर के आधार पर देखो तो कहां पर है, पूर्व में। ओके, तो पहले तो प्रश्न सुनना, दो तरह के, ये मैं जो बता रहा हूं बात, ये किसके आधार बता रहा हूं, विश्व स्तर पर। विश्व स्तर की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि मैं आपके सामने ग्लोब की बात कर रहा हूं। ग्लोब के आधार पर आपको, ग्लोब के आधार पर आपको पूछे, तो यहां से एग्जामिनर आपके 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लेता है। पहला प्रश्न नंबर 1, अब देखो यहां पर पहला प्रश्न नंबर 1 ये रहता है कि अक्षांशीय स्थिति के आधार पर राजस्थान होता है कहां, उत्तरी गोलार्ध में। कहां बताओ, का अक्षांशीय स्थिति के आधार पर होता है उत्तरी गोलार्ध में। प्रश्न नंबर 2 आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान जो होता है वो देशांतर के आधार पर कहां है, पूर्वी गोलार्ध के, पूर्वी गोलार्ध में आ जाता है। ओके, पूर्वी स्थिति में आ जाता है। और अगर ऐसा ना वो अक्षांश बोले ना वो देशांतर बोले, तो उस केस में राजस्थान की जब बात आती है तो आप उसको क्या कहोगे कि राजस्थान, केवल इतना कह दे कि भाई एशिया के, सॉरी विश्व के आधार पर या ग्लोब के आधार पर पूछे तो आप कह देना कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। तो 3 प्रश्न यहां पर बन जाते हैं। लेकिन प्रश्न यही से निमत है, आजकल एग्जामिनर और भी थोड़ा डिटेल में पूछ लेता है, तो आपको कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अपन जानते हैं, अपन कुछ चीजों को समझते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 आप जानते हो इस प्रकार से रहता है कई बार। ओके, तो आप जानते हैं ये कौन सी दिशा है, उत्तर। ये कौन सी आपकी, पूरब। ये कौन सी आपकी, दक्षिण। और ये कहां पर आपकी, पश्चिम की स्थिति में आ जाएगा। ओके, आपको पता होना चाहिए। कुछ आपको बता कि ये आपका कौन सा कोण होता है, ईशान। ये कौन सा कोण होता है, ईशान कोण। ओके, ये कौन होता है आपका, आग्नेय कोण। कौन सा कोण होता है, आग्नेय कोण होता है। ये आग्नेय कोण होता है। ये आपका नेत्रव्य कोण आपका होता है, नेत्रव्य कोण आपका रहता है। और ये वायव्य कोण आपका रहता है, वायव्य कोण आपका रहता है। ये इस प्रकार से कोण आपको रहते हैं। आजकल ऐसे भी कर्मचारी चयन बोर्ड है, अपना मूडी इंसानों का क्या क्या पूछता है। अपने को बेसिक चीजें सीखना जरूरी है। फैक्ट्स के अंदर जाने से पहले कि आपको पहले बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, वो बातें पता कर लो। आराम से आपको चीजें, पहले अपना जो डर है वो डर धीरे धीरे क्या कर लो, खत्म कर लो।
सामान्य परिचय का मतलब यही होता है कि आप पहले राजस्थान को चारों तरफ से, कहते हैं ना कि अगर किसी भी गढ़ को जीतना होता है तो पहले गढ़ की चारों तरह की बाउंड्री को समझ लो। ऐसा नहीं कि पहले अंदर घुस गए, पता लगा मरमरा जाओगे, पता नहीं, ये नहीं पता लगा सर पहले तो हम तो नागौर अंदर ही जाएंगे, पहले पहले जिले पे मध्य राजस्थान में घुसेंगे, जहां पर नागौर अजमेर टोंक ये आते हैं वहां घुसेंगे। तो ऐसा नहीं, पहले आप चारों तरह की बाउंड्री समझो और उससे पहले अपन जैसे सपोज करो, अपन कहते हैं ना कि जैसे अपन अमेरिका चले जाए और अमेरिका जाने के बाद अगर आपसे पूछे कि कहाँ से आए हो, तो उनको ये मत कहना कि गुजर की थड़ी से आए। हाँ ऐसा मत करना, बोले साला वो गजब सा। अगर अमेरिका वाला तुमसे कोई पूछे वहां अमेरिका में तुम घूम रहे हो मान लो, और वो पूछे भाई कहाँ से हो, बोले गुजर की थड़ी से, बोले साला ये कहाँ क्या गई, तो उससे कहोगे इंडिया के। ठीक है, इंडिया के। इंडिया के किसी राज्य में जाओ तो क्या बोलोगे, राजस्थान से। राजस्थान के किसी जिले में जाओ, जयपुर, और जयपुर मुझे बोलो गुजर की थड़ी से। अब आ जाए भाई गुजर की थड़ी से, ये नहीं कि पता लगा कि डायरेक्ट वहीं से कांटेक्ट करोगे गुजर, वो साला देखेगा मैप में गुजर की थड़ी है का, तो फिर समझ नहीं आएगा उसको, पागल हो जाएगा इतना नहीं। तो पहले आप पूरे पहले पहले विश्व से उठाओ, फिर धीरे धीरे अपन उठाएंगे अब। तो अपन इतना समझ गए कि अब देखो 4 क्वेश्चन अपने रेडी हो गए। पहला प्रश्न कि विश्व स्तर पर ग्लोब के आधार पर अक्षांशीय स्थिति के आधार पर राजस्थान कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तर की बात अपन करते हैं। देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध, और एशिया के आधार पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध, बात के लिए। और कोण के आधार पर ईशान कोण पर, यह भी ध्यान रखना। वो पूरे कौन से कोण पर है भाई, एशिया ग्लोब की स्थिति के आधार, सॉरी एशिया विश्व की स्थिति ग्लोब के आधार पर कौन से कोण पर है, ईशान कोण पर है। ये ध्यान रखना, कोण भी पूछ लेता कि भाई ईशान कोण पर माना जाता है। क्लियर सभी को? आगे अब चलते आगे। अब ये तो हो गया अपना ये रहा। जैसा कि मैंने कहा ना, लिखना नहीं, आप लोगों को लिखने की परंपरा मैं खत्म कर दूंगा, आपकी टेंशन लो, बस आप समझ रहे हो। अच्छा ये जो बातें होगी ये मैं क्या करूंगा, कोचिंग वाले क्या करते हैं, ये तो करते ना, समझा दिया, अब लिखो राजस्थान। हाँ बच्चा वैसा रुको, कौन सा स्थान, बोला राजस्थान, बोला कौन सा कोण है, ईशान है। तो ऐसा लगता है कि कोई पहली दूसरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा गधापंती होती है जिसको बोलते हैं ना टाइम पास हो रहा है। जितना टाइम लिखना है ना, ये सब लिखा हुआ है, देखो ये पूरा गोले वोले बने पड़े आराम, सब बना रखे तुम्हारे लिए, सब नोट्स तैयार है आपको। जितना टाइम आपको, अब अपन अब इस बात को अगर मैं लिखाऊंगा तो लिखाने में मतलब 10 मिनट लगेगी नहीं लगेगी, अरे भाई लगेगी नहीं लगेगी। और इस 10 मिनट के अंदर इस बात को 10 बार बोलूंगा तो वो कहाँ जाएगी, दिमाग में। बस आपने को दिमाग में डालना है, किताबों में कॉपी में ना, कॉपी तो भरी पड़ी खूब, और आपने आई दिन जिंदगी में कॉपियाँ ही भरी है, उसके अलावा कुछ भरा भी नहीं आगे। तो इस परंपरा को बदलना है। तो देखो ये आपका कौन सा है, ग्लोब। ओके ग्लोब को देखो बड़ा प्यार से, और ये आपका विश्व, दोनों एक की बात है, दोनों को नाराज करने की आवश्यकता नहीं। तो हम जानते हैं कि ग्लोब के आधार पर राजस्थान कहां पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो इसी के साथ साथ हम एरो करके यहां पर लिखते हैं कौन सा कोण, ईशान कोण। बात समझ आपको? तो बस वो किताब जब रखोगे ना, वो किताब यही काम आएगी, जब मैं एरो लग के ईशान कोण लिख रहा हूं तो तुम भी एरो लिख कर क्या लिखोगे, ईशान कोण। इतनी सी बात लिखनी है, बाकी तो सब कुछ आपको दे रखा है। ओके फिर हम जानते हैं कि ये आपकी 0 डिग्री रेखा है, कौन सी रेखा है, 0 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा, कौन सी रेखा आपके, अक्षांश रेखा। तो अब इसको एरो करके लिखोगे कि अक्षांश रेखा के आधार पर उत्तरी गोलार्ध और देशांतर रेखा के आधार पर पूर्वी गोलार्ध। तो अपन जानते हैं अक्षांश के आधार पर उत्तरी है और इसके आधार पर पूर्वी है। तो इस प्रकार से राजस्थान आपका यहां पर बैठा हुआ है, यहां पर राजस्थान आपके सामने यहां पर आ जाता है। तो अपन एक प्रश्न यानी एक पॉइंट के साथ 4 प्रश्न हमारे रेडी यहां पर हो जाते हैं। ओके अब बात करते हैं अपन एशिया के आधार पर कि एक्चुअल में एशिया के आधार पर राजस्थान आपका कहां पड़ता है, कि एशिया के आधार पर राजस्थान की स्थिति कहां देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जनरली अपन एशिया के आधार पर राजस्थान को देखते हैं तो अपन समझते हैं तो राजस्थान यहां पर एशिया का कहा जाएगा आपका दक्षिणी पश्चिमी स्थिति के अंतर्गत यहां पर ये आ जाता है, दक्षिणी पश्चिमी स्थिति के अंतर्गत यहां पर आ जाता है। तो प्रश्न आपका यह भी बनता है कि ये कोण जो है, ये कोण कौन सा कोण है, नेत्र। ओके नेत्रव्य कोण है आपका, तो इसका वाला नेत्रव्य जो कोण है वो आपके सामने यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब एशिया के आधार पर स्थिति तो कौन सी है, पश्चिम दक्षिण, और कौन कौन सा है, नेत्रव्य को। अब बात करते हैं भारत के आधार पर, तो भारत तो आप जानते हो किधर पर है, उत्तर पश्चिमी स्थिति के अंतर्गत यहां पर आ जाएगा। और इधर का कोण है आपका कौन है, वायव्य कोण, वायव्य कोण है वो आपके सामने यहां पर आ जाएगा। प्रश्न एग्जाम में यही पूछा गया था एक बार, कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रश्न यही पूछा था कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के आधार पर कौन सा असंगत है। ऑप्शन में आपका ईशान कोण, आग्नेय कोण, नेत्रव्य कोण, वायव्य कोण था। तो असंगत कौन सा आपका, आग्नेय कोण, क्योंकि आग्नेय कोण की स्थिति में राजस्थान कहीं पर भी नहीं है। हमें यह पता है कि विश्व और ग्लोब के आधार पर देखा जाए तो कौन सा कोण है, ईशान कोण है। हमें पता है एशिया के आधार पर नेत्रव्य कोण, हमें पता है भारत के आधार पर देखें तो कौन सा है, वायव्य कोण है, ये हमें पता है। ओके और ये भी पता है कि
एशिया के विश्व के आधार पर उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात यहां पर सामने आ जाती है। उसके बाद एशिया के आधार पर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की बात आ जाती है, और भारत के आधार पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात यहां पर आ जाती है। ये तो होगी इसकी बाउंड्री, यानी अपन ने बाहर से राजस्थान को अच्छे देख लिया। और आप सभी को पता है कि राजस्थान की जो आकृति है, कौन सी कृति है, आकृति, वो कैसी है, विषम चतुर्भुजाकार है, यानी कि किसके समान है, पतंग के समान है। ये बात ना तो मैंने बोली है ना किसी और ने बोली, बोलने वाला व्यक्ति एक था प्रोफेसर T.H. कौन सा था आपका, हैंडले, T.H. हैंडले T.H. हैंडले के द्वारा ये बात आपके सामने यहां पर रखी गई थी। ओके, ये बात आई थी पतंग क्या आगा। अभी अपन राजस्थान में घुसेंगे थोड़ा बाद में, पहले बाहर का नक्शा अपन देख लेते। ओके, तो ये जो पूरी स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, इस पूरी टेक्नोलॉजी की बात कर पा रहे होंगे, जो कि आपकी राजस्थान मानचित्रावली की किताब में साफ साफ शब्दों में दे रखी है। तो पॉइंट नंबर 1, पहले तो राजस्थान की स्थिति के बारे में पूछा जाए। अगर तुमसे कोई पूछे कि राजस्थान की स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन करो, आरएस प्री के अंदर, मेंस के अंदर क्वेश्चन आ गया मान लो, तो आप कह सकते हो कि राजस्थान विश्व के आधार पर, ग्लोब की स्थिति के आधार पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है, अर्थात ईशान कोण की स्थिति के अंदर वो हो रहता है। दैट्स ऑल। फिर हम जानते हैं कि राजस्थान को अगर एशिया के आधार पर देखें तो दक्षिणी पश्चिमी स्थिति के अंतर्गत आता है, यानी नेत्रव्य कोण के अंतर्गत आता है। और अगर भारत के आधार पर देखें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, वायव्य कोण की बात यहां पर करते हैं, यानी राजस्थान तीनों कोणों में आता है लेकिन आग्नेय कोण के अंतर्गत नहीं आता, ये पता। तो ये आपका ईशान कोण, ये आग्नेय कोण, ये नेत्रव्य कोण, ये वायव्य कोण, तो आपको तीनों प्रकार, चारों प्रकार के कोणों की बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को विषम चतुर्भुजाकार या पतंग के आकार का कहने वाला था T.H. हैंडले, ये आपको ध्यान में रखना। समझ आ रही है आपको? मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें क्लास के अंदर ही याद करना है। आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको क्लास में ही याद करना है। अब कहो सर हम लिख ले, लिखना नहीं सर, मैं आपको फिर कहो लिखने की परंपरा को थोड़ा बहुत बदलो। एक दो दिन तो आपको अट्टा बटा लगेगा कि यार क्या हो रहा है, लेकिन आपको बहुत चीज अच्छी लगेगी, क्योंकि ये सब कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है। ओके, अल्टीमेटली आपको रहता है। कई बार बच्चे ये भी कहते हैं, बच्चों के मन में आता है, मैं कहीं सोशल मीडिया पे सही हर चीज का सही जवाब दे पाता हूँ, क्योंकि ऐसे एक एक का जवाब अपन किस किस का दे। बच्चे ये भी कहते हैं सर ये तो किताब बेचने का बहुत शानदार तरीका है। बोला बिल्कुल है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मार्केटिंग करने का इससे बेटर तरीका तो कुछ है ही नहीं। ओके, आ जाओ। तो अब सुनिए, अच्छा ये बताइए, अपन जब भी किसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो बुक्स रखते हैं या नहीं रखते? रखते हैं। अच्छा, बुक आप लोग खूब लाते हो अपने दिल पे, मेरे को मत बोला, अपने दिल पर हाथ रख के देना, आपने आज तक इतिहास में कितनी बुक लाई और कितना उसको ढंग से पढ़ा होगा? एक को भी नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बताऊं, एक को भी नहीं पढ़ा। लेकिन यहां पर जो भी बुक आपको, 3 तरह की बुक दी जाएगी, 3 तरह की बुक फ्री नहीं दी जाएगी। हाँ, ये सवाल ये बोलना जरूरी पहले इंपॉर्टेंट। पता लगा सर 99 कोर्स था, 500 रुपये किताब फ्री दे दी, पता लगा कि हो गया था क्या, मतलब माइनस के कितने हो गए, 401 रुपये माइनस के, लॉस में चल रहे हैं, तो लॉस एंट्री करनी पड़ेगी हमको, वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बुक देने के पीछे कारण नंबर 1, जैसे कि ये सब बातें, अब मैं नक्शा बनाता, नक्शा मेरे से बनता नहीं क्योंकि मैं आर्किटेक्चर हो नहीं ढंग से, पता पतंग बनाना था, बन कुछ और ही जाता था। हाँ, तो ऐसा कुछ है, तो आपको ये पता, क्यों T.H. हैंडले तो मैं हूं नहीं, T.H. हैंडले तो बता दिया कि भाई पतंग आकार है या विषम चतुर्भुज आकार है, ये समझ गया। तो ये सब चीजें किताब है, बस किताब होती तो अपन क्या करते, ईशान कौन लिखते, नेत्रव्य कौन लिखते, वायव्य कौन लिखते, बस इतनी सी बात लिख ली थी, बाकी तो सब कुछ किताब में लिखा हुआ था, ये सारी से। ओके, फिर आप जानते हो अक्षांश के आधार पर लिखते हैं तो कौन सा, उत्तरी, और देशांत का कौन सा, पूर्वी। तो ये तो होगी राजस्थान की स्थिति अलग प्रकार से। अब एग्जामिनर की जितनी हिम्मत हो ना, वो पूछ के देख ले, हमारा पूरा नक्शा पूरा तैयार है, अच्छे से हमारा माइंड सेट है, अच्छे से हमारी बात आपके माइंड में सेट यहाँ पर हो जाती है। अब सुनो, फिर अपन जानते हैं कि यहां पर अगर अपन देखते हैं कुछ बातें, राजस्थान का क्षेत्रफल ये तो आप जानते हो, जनरली अपन जानते हैं कि राजस्थान का जो टोटल अगर अपन पढ़ते हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल आप जानते हो कितना, 3,42,239, कौन सा, वर्ग किलोमीटर। कौन सा किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर अपन पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल अगर देखें तो 3,42,239 किलो वर्ग किलोमीटर आपके राजस्थान का ये टोटल क्षेत्रफल आपके सामने आता है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एक बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको वर्ग किलोमीटर को किस में पूछ लिया था, वर्ग मील में। तो याद रखना 1,32,140 वर्ग मील है। ओके, अब सुनो, एक्चुअल में जब हमें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर पता है और वर्ग किलोमीटर को वर्ग मील में अगर बनाना आता है तो वो चाहे कैसे पूछ ले, हमें पता है, मैथ्स हमने पढ़ रखी है, किलोमीटर को वर्ग किलोमीटर बदलना है, वर्ग को उसमें बदलना, अगर वो पता है तो फिर उससे क्या दिमाग लगाना।
अब वहाँ बच्चा थोड़ी कहेगा सर आपने तो ये बताया था, ये तो आपने बताया ही नहीं था। अरे तो भाई मैथ्स भी तो पढ़ के गए होंगे ना, मैथ्स भी तो आती होगी ना कि मैथ्स के अंदर किस तरह से बदला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1,42,140 वर्ग मील है अगर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है 10.41%, यानी कि 1/10 हिस्सा है, 1/10 हिस्सा यहां पर ये आपके सामने आ जाता है। ओके, तो ये तो होगी राजस्थान का क्षेत्र। अभी केवल आपको इतनी ही बात पढ़नी, आगे बात आपको नहीं पढ़नी, जो मैं बोलता जा रहा हूं सुनना, जो बोलूं बस उसको पढ़ना। आगे नहीं कि पता लगा कि साहब हमको तो ये भी दिख रहा है ये भी पढ़ लेते, नहीं नहीं, ये समझ लो कि जो मैं लाइन बोलूं वही देखनी है आपको, आगे नहीं। तो इसका मतलब इस पूरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि राजस्थान का क्षेत्रफल अगर याद करो तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आता है, और 1,32,140 वर्ग मील के दायरे में आता है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 10.41%, यानी 1/10वां हिस्सा ये कवर कर ले जाता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना। कहते हैं ना पर कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें भारत का कौन सा राज्य है, प्रथम राज्य अपन मान के चलते। अब सुनो, राजस्थान का क्षेत्रफल जनरली अपन किसके बराबर मानते हैं, जर्मनी के क्षेत्रफल का बराबर माना जाता है। ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं कि जितना राजस्थान का क्षेत्रफल है उतना ही किसका है, जर्मनी का क्षेत्रफल है, ऐसे मानते हैं। अब ऐसे तो अपन आपको पता है ऐसे कितने देशों की बात करें, और जनरली एग्जाम जो कोचिंग्स वाले होते हैं, जो हम भी तो कोचिंग वाले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आगे हम जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को लिखाते रहते हैं, और वो कैसे लिखाते बताऊँ क्या आपको, एग्जाम में आ जाए वो टिका देते हैं। अब मान लो कि मैं आपको जर्मनी का बता दूं, ब्रिटेन का बता दूं, श्रीलंका का बता दूं, इंडोनेशिया बता दूं, और कल को बोलो लंदन का पूछ ले तो, और लंदन का तेल लेने वो पाकिस्तान का पूछ ले फिर और किसका पूछ ले तो यार अब ऐसे तो विश्व के देशों का मैं बता नहीं सकता भाई, सीधी सी बात है, ऐसे तो मैं हर किसी का जवाब दे नहीं सकता। कल को कहो सर एग्जाम ने पूछ लिया, तो वो प्रश्न छोड़ने का होता है। हम आपको वो बता सकते हैं जो पूछे गए अब तक है, बस वो टिका देंगे, फिर कोई नया पूछे फिर नया पूछ लेंगे, फिर नया डाल देंगे। अब तुमको सर नहीं सर एग्जाम में तो कुछ और ही पूछ लिया था, तो ये पूछे फिर अब यार अब मैं इतना कितना यार पूरे विश्व को तो नापने नहीं गया मैं, और पूरे विश्व को नापू तो सर फिर पूरे पहले तो विश्व के इतने सारे देश, अब वो किस देगा, वो तो कल को जिम्बाब्वे के साथ पूछ ले, वो तो कल को केनिया के साथ पूछ ले, अफगानिस्तान का पूछ ले कि बताओ अफगानिस्तान का क्षेत्र कितना होगा, तो ये संभव नहीं है, ये चीजें संभव नहीं है। कुछ चीजें असंभव होती है जिनके जवाब छोड़ने अच्छे लगते हैं, क्या ठीक है छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आपको आर्गुमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, ये आप भी समझते हो। ठीक है, तो अपन बस मोटा मोटी देखते हैं कि यहाँ बराबर किसका है, तो अपन जानते हैं किसके बराबर होता है, जर्मनी के बराबर ये माना जाता है। ओके, फिर अपन देखो जब अपन राजस्थान की स्थिति को समझते हैं, अब अपन ने ये तो समझ लिया पहला पॉइंट कि राजस्थान की स्थिति, स्थिति का मतलब होता है पोजीशन, तो इसकी पोजीशन मैंने आपको विश्व के आधार पर, एशिया के आधार पर और भारत के आधार पर, ये मैंने बता दी तीनों कौन के आधार पर बता दिया आपको। एशिया के आधार पर कहां पर बैठा है, भारत में कहां बैठा हुआ है, और विश्व में कहां बैठा हुआ है, ये तीनों प्रकार से बता दिए, और कौन कौन से कोण में बैठा है वो मैंने आपको समझा दिया। ओके, तो ये तो होगी स्थिति, और इसका क्षेत्रफल क्या है वो किसके बराबर बता दिया, जर्मनी के बराबर, और मैंने इसका क्षेत्रफल बता दिया जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है 1/10, यानी कि 10.41% यहां पर कवर कर लेता है। ओके, यहां तक बात क्लियर। ओके, फिर अपन जानते हैं राजस्थान का विस्तार। अब अपन किसका विस्तार देखेंगे, राजस्थान का विस्तार अपन देखेंगे, राजस्थान का विस्तार। स्थिति तो अपन देख ली, अब विस्तार की बात करते हैं। विस्तार का मतलब है इसका पूरी इसकी सीमा समझ लो, राजस्थान की क्या समझ, आपकी सीमा यहां पर समझो। राजस्थान के विस्तार का होता है राजस्थान की सीमा की बात यहां पर कर ली जाती है, कि राजस्थान की सीमा की बात यहां पर कर ली जाती है। अब देखो बेसिकली अपन कहें यहां पर राजस्थान की अगर बात करें तो टोटल सीमा 5,920 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत ये आपके सामने यहां पर आ जाती है। पूरी बाउंड्री को नापोगे, पूरी बाउंड्री को नापोगे। नापने का तरीका है कि अगर मान लो कि ये है कौन गांव, कौन सा गांव है, कौन गांव, ओके, जो कहां पर है, गंगानगर। फिर आप जानते हो कि अगर मैं तो इधर है आपका सिलाना, कौन सा गांव है, सिलाना, ओके, आपका ये कहां पर है, धौलपुर। फिर आता है बोरकुंड, कौन सा कुंड है, बोरकुंड, बोरकुंड कहां पर है, बांसवाड़ा। और ये है आपका कटरा, कटरा कहां पर है, जैसलमेर। ओके, क्योंकि अपन चारों प्रकार से कोने पकड़ लेते हैं, कोनों को पकड़ने की वो करते हैं। तो हमने देखा कि भाई साहब इधर से कोना गया, अब घूमता तो उल्टा सुल्टा जाता है धारा, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, ये गया, और ये आपके साथ इस प्रकार से राजस्थान को देखेंगे अपन। तो आप जानते हो ये आपका है कहां पर, गंगानगर, और श्री गंगानगर तहसील आपके सामने यहाँ पर आ जाती। ओके, ये सिलाना गांव है जो आपका कौन से पुर में, धौलपुर, कौन सा, धौलपुर, जिसे डांग का राजा कहा जाता है। बोरकुंड बोले तो कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर जिसे कहा जाता है, सुनहरा शहर जिसे कहे, ये है आपका कौन सा मेर, जैसे जो सम तहसील के अंतर्गत आपके सामने आ जाता है। अभी तो रफली बता रहा हूँ, फिर और बताएंगे, टेंशन मत लेना, आराम।
हमें पता है कि राजस्थान जो है ना, राजस्थान की बात अगर करते हैं, पहले तो देखो ये अपन का अपना, जैसे अपने राजस्थानी लोग क्या बड़े चौड़े बड़े रहते हैं, चौड़े बड़े का चौड़े तो जानते हो कि ये 869 किलोमीटर तो ये आपका चौड़ा है, और ऊंचाई तो 826 किलोमीटर आपके सामने ये आ जाएगी। ओके, ये रहा। इसका तात्पर्य ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर बात करें देखो आगे, तो ये कहने का मतलब हो गया कि भाई साहब कटरा से लेकर अगर सिलाना की बॉर्डर को मिलाए तो कितना है, 869 किलोमीटर आपके सामने आता है। और जब कौन से बोरकुंड में जाते हैं, बोरकुंड में जाते हैं तो 826 ही आ जाता है। ओके, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए, ओके आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के बारे में कि भाई साहब, अच्छा और फिर और सुनो, जब इधर से अपन डांस करते करते नाचते नाचते कूदते 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 आते हैं और बाउंड्री बाउंड्री पे जाना, गिर मत जाना आराम से तसली से, तो ये आपका टोटल चक्कर हो जाता है कितना, 5,900। अपन गाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ाए ना भी, अब तो भी पता है कितने दिन में पहुंचेंगे, देख लेना अपना कितने दिन में पहुंच पाओगे, समझ लेना पूरा। अब सुनो, तो अब आता है, लेकिन जब यहां से लेकर यहां, यहां से लेकर ये यहां पर आता है हिंदू मलकोट, कौन सा आता है, हिंदू मलकोट। और हिंदू मलकोट से आके डांस करते गंगानगर, गंगानगर से नया बना अनूपगढ़, कौन सा गढ़, अनूपगढ़, अनूपगढ़ के आएगा कौन सा, बीकानेर, बीकानेर से बना थोड़ा सा छोटा सा फलोदी, जिसको लेकर खूब कोचिंग वाले लड़ रहे, मर रहे, झगड़े, पता क्या क्या कर रहे हैं। आगे फलोदी, फलोदी के बाद ये इतना अड़ा जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बोले तो अपना बाड़मेर, और ये है बाकासर, कौन सा है, बाकासर। तो ये आपका, तो यहाँ अगर मैं बाउंड्री को लगाता हूँ, इस बाउंड्री को लगाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ हिंदू मल कोड से, कौन से कोड से चलो यहाँ पे, हिंदू मल कोड, हिंदू मल कोड बोले तो आपका हिंदू मल कोड की अगर बात करें तो श्री गंगानगर, और यहाँ पॉइंट टिकाता हूँ तो ये आपका बाकासर, कौन सा है, बाकासर। ओके, कई लगे कमेंट कर देते हैं बाका सर है, वो सर है, फलाना सर है, तो कुछ नामों के इतना दिमाग टेंशन मत लिया आगे। तो ये कौन से मेयर में, बाढ़ में। इस बाउंड्री के साथ तुम नाचोगे तो जाना, ज्यादा मत नाचो, इधर घोड़े भी आते हैं जाना, कोई इधर आदमी सही नहीं है, यहाँ आदमी कौन बैठे हुए हैं, पाकिस्तान है, यहाँ पर कौन है, पाकिस्तान। तो इधर जाना ये नहीं कि जहाँ डांस करोगे, जहाँ पता लगा वो तारक मेहता जेठालाल चल गया था ना, सब घूमता घूमता, तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा मत करना कि पता लगा डांस करते करते चला जाए, ऊँट का पता ही नहीं कहाँ, कि यहाँ गुजरात था, सब रण में घूम रहा था, रण में घूमते घूमते कहाँ घुस गया, पाकिस्तान में, तो रण में घूमते घूमते पाकिस्तान नहीं चले जाना। ठीक है, बाउंड्री को समझने की कोशिश करना। तो ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं अपन रेड क्लिप रेखा, कौन सी रेखा बोलते हैं, रेड क्लिप रेखा आपके। तो इस रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर। ओके, और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई पर आप देख लो कि 5,920 किलोमीटर में से 1,070 किलोमीटर अगर आपकी रेड क्लिप रेखा है तो 4820 कौन सी हो जाएगी आपकी, यानी 4850, 4850, जो 4850 किलोमीटर की सीमा हो जाएगी वो हो जाएगी अंतरराज्यीय सीमा, जिसमें कितने राज्य आते हैं, 5, कितने, 5। देखो यहां अगर देखोगे, अभी अपन भारत का नक्शा लेंगे, चलो मिल जाए तो अच्छी बात है, नक्शा अपने आप पढ़ा देखो मजे, थोड़ी इसी नक्शे को थोड़ा मजे ले लेते हैं। आगे देखो, यहां देखिए ये है आपका प्यारा सा राजस्थान, कौन सा राजस्थान है, प्यारा सा। देखो इधर देखो, यहां मैं खींचता हूँ, ये अपन खींच, ये लाइन खींच दो से, ये आपकी कौन सी जा रही है, कर्क रेखा, कर्क रेखा है ना, जो कर्क रेखा जाती है, ऐसे कर्क रेखा समझते हो ना, कर्क रेखा को बांसवाड़ा को 2 बार काटती है, माही नदी को 2 यू आकार का काटती है वगैरह, आपके ये कर्क रेखा होती है। ओके, अब इसको आप समझ लो कि यहां से आपका ये राजस्थान बनता जा रहा है। ओके, आपका, और ये आपकी जाती है कौन सी, मतलब अक्षांश रेखा जो होती है अपना, अक्षांश रेखा। अच्छा, इसको बोल दो कि ये कौन सी रेखा होगी, अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसको मैं काटू ऐसे तो आपको समझ आ रहा है कि राजस्थान किधर बैठा हुआ है, यहां पर। तो भारत किस तरीके रहा, तो राजस्थान देखो भारत के नक्शे में आपका यहां पर बैठा हुआ है, यानी कि उत्तर पश्चिमी स्थिति, कहां पर, उत्तर पश्चिमी वायव्य के कोण के अंदर बैठा। अब सुनो, यहां पर जब आप देखोगे तो देखो यहां से, तो ये आपका कौन है, ये आपका बोरकुंड है, ये आपका सिलाना है, और ये आपका कटरा है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर, तो यहां से अगर देखोगे तो ये कौन है, पंजाब, कौन है, पंजाब। पंजाब के बाद बोले तो कौन, हरियाणा, कौन सा हरियाणा है, हरियाणा। ओके, हरियाणा की बात करें तो कौन आएगा आपका, यूपी, क्या ना, यूपी आ जाएगा। यूपी के बाद बोले तो एमपी, और एमपी के बाद बोले तो गुजरात। ये आपके सामने 5 राज्य यहाँ पर बनते जाते हैं। ओके, आपको टेंशन नहीं लेना, सब बुक में नक्शे बने हुए हैं, बस आप मजे लो, आराम से एंजॉय करके साथ साथ पढ़ो, आराम से नक्शों को सीखो, पहले इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो सब्जेक्ट को, बहुत प्यारा सब्जेक्ट आपका रहेगा। ओके, अब आता है कि अच्छा यहां से यहां तक की दूरी है आपकी 4,850, 4,850 किलोमीटर आपके सामने आ जाती है, जिसमें एक राज्य पंजाब को टच करती है, एक हरियाणा को टच करती है, एक यूपी को टच करती है, एक एमपी को टच करती है, और एक गुजरात को टच करती है। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले टच करते हैं, कितने करते हैं, 2 जिले टच करते हैं।
ओके, हरियाणा के साथ 8 जिले टच करते, कहते हैं 8 करते हैं। यूपी के साथ 3 जिले टच करते हैं। एमपी के साथ 10 जिले टच करते हैं। गुजरात के साथ 6 जिले टच करते हैं। वो मैं बता दूंगा कौन कौन से करते हैं, आपको टेंशन मतलब है। तब मैं आराम बता कि कौन कौन से बाउंड्री पे कौन कौन यहाँ पर बैठा हुआ है दोस्तों। अगर ठीक है आगे, अब तो क्लियर सभी को। तो यहां तक की बात तो आपके सामने आ जाती है। और यहां से ये जो बाउंड्री टच कर रही है ये हिंदूमल कोर्ट है। और हिंदूमल कोर्ट से लेकर अगर यहां तक देखोगे तो आपका कौन सा बाकासर तो बाड़मेर की बात आ जाएगी। तो पहले क्या था, अपन पुराना पढ़े तो अपन, अच्छा ये पता है कि इधर ये गंगानगर है। ये कौन सा नगर है? गंगानगर। भाई ये आपका गंगानगर है। गंगानगर से कटा आपका कौन सा जिला? अनूपगढ़। अनूपगढ़ देखो गंगानगर से भी कटा है और बीकानेर से भी कटा है। गंगानगर और बीकानेर की 1-2 तहसील उसके अंदर गई है और नया जिला बना अनूपगढ़। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा फिर इधर आप जानते हो ये कौन सा मेयर है? बीकानेर। ये आपका जैसलमेर। और जैसलमेर इधर छोटा सा दादा कौन सा आपका? फलौदी। और ये आ जाता है आपका बाड़मेर। तो हम यही तो कहते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत है। राजस्थान पाकिस्तान के कितने मतलब राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ टच होते हैं, ये प्रश्न। तो पहले कितने बोलते थे? 4। क्योंकि पहले गंगानगर था, बीकानेर था, जैसलमेर था और आपका बाड़मेर था। लेकिन हमको पता है कि गंगानगर और बीकानेर को कट करके बना अनूपगढ़, तो एक तो बट टच हो गया। फिर इसके बाद आपका जैसलमेर की एक तहसील नौक तहसील, नौक तहसील और इसके अलावा जोधपुर से फलोदी टच होता है, तो फलोदी एक नया जिला बनता है, ऐसा बोलते हैं। मैंने बोला ये राम लुबाया समिति ने बोला, ध्यान रखना। और जो बोला ठीक है वो बताएंगे। तो फलोदी जिला आपका यहाँ पर टच करता है। अब कई बात क्या होता है कि बच्चे क्या कमेंट करते थे, कमेंट इसलिए करते हैं कि जनरली क्या होता है वो कहीं सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं और सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही मान लेते हैं कि बच्चा वो सच होगा, ये होगा। एक्चुअल में बेसिकली अगर आज की तारीख, अभी तक तो राजस्थान का कोई ऑथेंटिक मैप आया नहीं कहीं पर भी, लेकिन हमें पता है कि आपके फलोदी जिला जो है वो नौक तहसील से कटा है और नौक तहसील आपकी पाकिस्तान से टच होती है। तो सिंपल सी बात है, फलोदी जिला भी टच होगा। अब वो होगा या नहीं होगा, जब परिसीमन होगा तब बता देंगे। अभी तो फिलहाल टच कर लो उसको आराम से कि टच हो गया, कोई दिक्कत, बात के बाद देखेंगे आराम। तो इसका मतलब इस पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले टच कर गए? 6 जिले। जिसमें आपका एक कौन सा नगर? गंगानगर। एक गंगानगर, गंगानगर के बाद कौन सा? अनूपगढ़। ये अनूपगढ़ बना, अनूपगढ़ के बाद आपका बना बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। अच्छा सुनो यहाँ पे अनूपगढ़, अनूपगढ़ वो जिला है, यानी कई बार ये पूछा जिसका सबसे नजदीक मुख्यालय पाकिस्तान के साथ, ऐसा कौन सा जिला जिसका मुख्यालय सबसे नजदीक है? अनूपगढ़। पाकिस्तान के साथ कौन सा जिला टच है जिसका बहुत दूर है? वो है गंगानगर। ये पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा कौन बना रहा है? फलोदी। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कौन बना रहा है? जैसलमेर। और बाड़मेर मजे कर रहा है, केवल क्या कर रहा है? मजे कर रहा है, यानी कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, इसका ध्यान। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। बस ये ध्यान, ये इन दोनों को बांधता है, इधर से बंधा और इधर आपका आ जाता है इधर। तो ये आपको समझना है। तो राजस्थान के साथ, पाकिस्तान के साथ कितने जिले लग गए आपके? 6। जिसमें नजदीक मुख्यालय वाला जिला अनूपगढ़, दूर मुख्यालय वाला जिला बीकानेर, सबसे छोटा जिला फलोदी, ओके, और सबसे बड़ा जैसलमेर। अपन पहले तो इनकी क्या वो बता देते थे कि अब इतना किलोमीटर लग रहा है, इतना अब नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने क्या बताया, ना तो अभी फलोदी का परिसीमन हुआ है ना अनूपगढ़ का परिसीमन है। जब परिसीमन हुआ ही नहीं है तो मैं आपको ये तो बता भी नहीं सकता कि भाई साहब बस ये जरूर बताओ कि ये 6 के 6 जिले मिलकर टोटल कितने लगा रहे हैं? 1070 किलोमीटर, जिसको रेड क्लिप रेखा अपन कहते हैं। ये जरूर अपन कह सकते हैं, बाकी ये नहीं कह सकते कि भाई कौन सा जिला कितने किलोमीटर की सीमा लगा रहा है, ये मैं नहीं बता सकता। और अगर मैं राजस्थान के बच्चों को बेवकूफ बनाऊं तो वो भी बना सकता हूँ, कोई भी जाने बेवकूफ बनाने में बहुत अच्छे से आता है। मार्केटिंग करने का मैं माहिर हूं, क्योंकि मैं चार्टेड अकाउंटेंट, तो वो भी साथ है, बेवकूफ बनाने में बहुत अच्छे हूँ। लेकिन मैं कभी इस तरह के मतलब ना अनएथिकल कार्य मैं कभी जिंदगी में कर नहीं सकता सर। अन्यथा तो मैं बता दूंगा फलोदी 30 किलोमीटर टच हो रहा है, मैं टोटल काउंट करके जैसलमेर जैसलमेर कट करो, जैसलमेर की सीमा को 30 से थोड़ी घटा लूंगा, अनूपगढ़ थोड़ी ऐड कर लूंगा, क्योंकि सी हूं तो आप जान टैक्स को ऊपर नीचे करना जानते हैं, ये टैक्स को कैसे, तो टैक्स को जब ऊपर नीचे कर सकते हैं तो ये तो सीमा है, तो चलिए थोड़ा ऊपर नीचे करने में कितना जोर लगता है। और बच्चा भी हाँ करेगा, मजा आ गया, और वीडियो बड़ा शेयर हो जाएगा, वीडियो भी शेयर हो जाएगा कि यार एक मुकेश सर ने पूरी सीमाएं बता दी, जबकि फर्जी था सब। क्योंकि कुछ भाई मैं कौन सा तहसीलदार हूँ, मेरा छोटा भाई जरूर तहसीलदार है, मैं तो हूँ नहीं, तो परिसीमन करने का काम उसका है, मेरा तो काम है नहीं। लेकिन इस तरह का काम नहीं करना। अभी केवल इतना ध्यान हो कि 6 जिले टच होते, जिसमें नजदीक मुख्यालय अनूपगढ़ का है, अनूपगढ़ का होगा, अभी है नहीं वैसे, मतलब मानते होगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा नजदीक है। ओके, फिर उसके बाद आप जानते हो कि सबसे दूर का जो मुख्यालय मानेंगे वो किसका? बीकानेर का। सबसे छोटा आपका फलोदी का। अब सबसे छोटा तो वहां पे मुख्यालय बनाने की कोई बात होगी या नहीं होगी, देखा जाएगा। और उसके बाद अपन सबसे दूर अधिक जो दूरी हो किसके? जैसलमेर। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। और अंतरराज्य की बात करें तो अब देखो, तो मैं बता दिया आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी,
एमपी और गुजरात। बस जाना पंजाब के साथ कितने जिले टच करते हैं? दो। वो दो कौन है मैं बता दूंगा, पे मत याद करो फालतू। ओके, हरियाणा के साथ कितने हैं? 8। यूपी के साथ कितने हैं? 3। एमपी के साथ कितने हैं? 10। और गुजरात के साथ कितने हैं? 6। ये आपको जिले, आपको 6 8 ने 6 जिले आपके सामने टच करते हैं, ये जाना। और इन सब की जो टोटल है वो 4800 क्या है, 50 किलोमीटर की बाउंड्री ये तय करते हैं। ओके, आप देख पा रहे हो। ओके, अब सुनो, यहां तक की बात अपन समझ ली, यहां तक का पॉइंट अपन देख लिया। जैसा कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर, जिसको कौन सी रेखा कहा गया? रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना गया दोस्तों। ठीक है, आगे फिर उसके बाद अपन जानते हैं कि राजस्थान की अंतरराज्यीय, अंतरराज्य मतलब कि कितने राज्य राजस्थान के साथ टच होते हैं, उनकी टोटल सीमा कितनी है? 4850। ब्रैकेट में लिख सकते हो कितने राज्य? 5 राज्य। 5 राज्यों के साथ ऐसे लिख सकते हो, 5 राज्यों के साथ। इस प्रकार से आप ब्रैकेट में इस चीज को लिख सकते हो, 5 राज्यों के साथ ये सीमा आपकी बनाता है। अभी इनकी भी अपन बता देंगे। अब सुनो, यहां तक की बात आ जाएगी। फिर अपन कह रहे हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा समझते हो? बाउंड्री। राजस्थान की पूरी बाउंड्री जो है, उस बाउंड्री की टोटल लंबाई 5920 किलोमीटर है। उस बाउंड्री को दो भागों में बांटा जाता है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य। एक अंतरराष्ट्रीय होती है, एक अंतरराज्य होती है। ओके, ये आपको ध्यान। अब देखो, फिर अपन बात आती है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय मतलब पूरी इसकी 4 दीवारी। कौन सी दीवारी? 4 दीवारी। उसकी टोटल अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतर वो है आपकी 5920 किलोमीटर। कभी कभार ऐसा प्रश्न मान लो पूछ ले कि भाई राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत बताओ, तो मैं लिखा दूंगा, लेकिन लिखना नहीं है। 1070/5920 इंटू 100% निकाल के बता देना। ओके, जो लगभग 18% के आसपास आएगा। ओके, इसी प्रकार अगर पूछ ले कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा के अंतर्गत अंतरराज्यीय सीमा बताओ, तो बता देना कितनी? 4850 बटे में 5920, जो आएगा 82%। आप बता देना। बता सकते हो? नहीं बता सकते? तो ये चीज आपको लिखने की नहीं, कई चीज आपको दिमाग लगाने की। ओके, फिर आप जानते हो कि इधर है कौन सा, ये आ जाएगा आपका कौन। कौन सा काम आ जाएगा? कौन। ये कौन से चलते गए पता नहीं कितने जिलों को चीरते गए, ये कौन से कुंड में गिर गए? और कुंड के अंतर्गत आ जाता है। ओके, ठीक है। तो ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। तो यहां से जब चलोगे बिल्कुल धारणा, कोई पर्वत आए, पहाड़ आए, कुछ ऐसा कुछ चीरते चीरते अरावली आए, चाहे कुछ भी आए, आराम से पहुंच जाना। तो इसको देखोगे तो कितना? 826 किलोमीटर। धारणा घूमना नहीं है, जाना जो भी दीवार चट्टान कुछ भी है ना, तोड़ देना सबको। तो 826 किलोमीटर आप काउंट कर लेना आराम से, यहां से चलना सो आ जाएगा। ओके, फिर अपन जानते हैं कि इधर है आपका कौन सा? कटरा। कौन सा? कटरा। ये कटरा वो नहीं जाना, एक जम्मू में पता, वैष्णो देवी पहुंच जाओ आगे, तो ये कटरा। ये कौन सा? पश्चिम में, यहां से चलने जाना, चलते जाना। ये आपका आएगा सिलाना। कौन सा आएगा आपका? सिलाना। ओके, सिलाना जो टच करता है यूपी के साथ। ओके, अब सुनो, तो इधर जो देखोगे तो आप जानोगे ये 869 किलोमीटर के दायरे में आपके सामने आता है। इसका मतलब उत्तर से दक्षिण की जो आपकी लंबाई है वो कितनी है? 826 है। और आप जानते हो पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है, तो अपन कहते हैं ये कितनी है आपकी? 869। तो 826 और 869। लेकिन आजकल ऐसा नहीं पूछता, वो पूछता कि लंबाई और चौड़ाई का अंतराल कितना है, अंतराल। तो जब हमें 826 पता है और 869 पता है, तो हमें मैथ्स तो आती है ना कि 869 में से 826 अगर घटाते हैं तो ये आपका कितना बचता है? 43। तो 43 किलोमीटर का अंतर बचता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम की लंबाई का कुल अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। क्योंकि हमें पता है उत्तर से दक्षिण 826 है और पूरब से पश्चिम 869 है। तो टोटल अगर बात करें, ठीक है आगे, तो ये कहते हैं कि आपका 43 किलोमीटर आपके सामने यहां पर रहता है। क्लियर सभी को? याद है? सुनिए, देखो यहां पर देखा। अब एक बात सुनना, मैं आपको जो मैं कई बार एक बच्चा कह रहा कि लिखना, देखो मैंने पहले आपको कहा था ना कि जो पढ़ाई का एक सिस्टम है सर, आप बदल के देखिए, रिजल्ट मैं दूंगा। हम आपने पता होगा, हम अपने चैनल पे एक चीज लिखी रहती है, राजस्थान का सर्वाधिक मात्रा में परिणाम देने वाला संस्थान। तो कई बार सबको लगता होगा, और आपने देखा होगा अभी कल ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक वो भी नोटिस भी जारी किया कि कोई भी कोचिंग संस्थान है ना, इस तरह का भ्रमित करने वाले विज्ञापन नहीं देगी। ऐसा लिखा ना, हम दे रहे हैं, हमारे पर केस करके दिखा लो। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान का नंबर 1 संस्थान है जिसने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दी है। अब किसकी हिम्मत है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई सा भी कोर्ट या कोई सा भी पति, जाना पति बोले तो
आप जानते हो कि ऊपर ऊपर कौन होता है, ठीक है। तो अगर किसी को हमको नोटिस देना ना, बताओ, मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा, ये समार भाई अब चुपचाप बोलना, चूचपाड़ मत, चुपचाप बैठ, ठीक है, आराम से, क्योंकि यहाँ पे भ्रमित करने का तो नाम ही नहीं है सर, भ्रमित करने का तो नाम ही नहीं है। और अगर किसी को लगता है नहीं है रिजल्ट, तो डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के नाम से टेलीग्राम है, आराम से अंगुली चलाते रहना, चलाते रहना, रिजल्ट की लाइन दिखती जाएगी, दिखती अंगुली थक जाए, अंगुली घिस जाएगी, शायद घिस सकते हैं ना, नाखून घिस सकता है, मोबाइल में करोगे तो मोबाइल नाखून घिस जाएगा, रिजल्ट कभी नहीं रुकेंगे जाना, इतना आप समझ लेना। और आपने देखा होगा कि 99 रुपए में भी 4 घंटे क्लास हो रही है, कहो कि 5,000 लेके भी 4 घंटे चल जाए ना, और बीच में भी बिना बिना उसके मजाक के, यहाँ मजाक नहीं होगी, यहाँ केवल पढ़ाई 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 होगी ना। तो क्योंकि मेरे को शायरी आई आती नहीं, मैं बोल नहीं पाता, एक बार कोशिश किया तो गलत बोल दिया, तो बोलना कुछ और था, कुछ बोले और गया, तो ऐसा यहाँ होगा नहीं था इस चीज। तो आपको केवल पढ़ना है, इसका मतलब कि बुक साथ रखो, पेन साथ रखो, पढ़ो याद करो, पढ़ो याद करो, पढ़ो याद करो, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब किताब में है। तो सिंपल सी बात है, इतना अगर लिखते तो अच्छा लगता है क्या? क्या अच्छा अच्छा क्या लिखा हूँ, ये लिखा हूँ लिखो राजस्थान, फिर मैं चुक्की, फिर पर घूमूंगा, फिर बता सर रुको, दोबारा बोलो, सब 869 था, 800 कौन सा था, मतलब ऐसे ये पढ़ाई होती है, कंपटीशन ऐसे पढ़ाई होती है, ये पढ़ाई का तरीका होता है। और मैं कह रहा हूँ कि सर आज मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, आप 2-3 मिनट रुक जाओ, सब कोचिंग वाले ऐसे ना पढ़ाए ना, क्योंकि अपन जानते हैं कि दुनिया में क्या होता है, देखा देखी करते, भेड़ चाल है ना, बाड़मेर से आए ना सारे सारे सारे। तो अपन कह सकते हैं कि एक्चुअल में आपको ये पता होना जरूरी कि एक दिन पढ़ाई का तरीका क्या होता है, याद करने के लिए। अच्छा, अपन जनरली याद करने के लिए बैठे कि कॉपियां भरने के लिए बैठे? याद करना है, समझना है, एग्जाम में पास होना है, बस उस पर फोकस करना है, तो आपको अच्छे से आपको याद करो, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग लिखा हुआ है, ओके, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो, अब यहां तक की बात तो हम समझ चुके हैं, फिर आपको यह भी बता, विकर्णीय स्थिति देखते हैं, राजस्थान की विकर्णीय स्थिति बता दो। विकर्णीय स्थिति का मतलब देखो आपके सामने, इधर देख ले, पर विकर्ण स्थिति जैसे कि मान लो ये आपका हो गया उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ओके, ये आपको, तो आप जानते हो कि ये है आपका, अगर मान लो इसको, ये है उत्तर पश्चिम, कौन सा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, ओके, करेगा दक्षिण पूर्व। तो आप जान उत्तर पश्चिम दक्षिण, ओके, तो आपका जो इधर का हाथ है वो आपका 850 किलोमीटर है, और ये आपका उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की बात करें तो ये आपका 784 है। अब अगर पूरे, तो मैंने कहा उत्तर पूरब से, उत्तर पूरब से यानी यहां से, कहां से, यहां से लेकर यहां तक, इस विकर्ण, तो ये कितना 784, और ये उत्तर पश्चिम से यहां से 850 है, और दोनों का डिफरेंस है कितना, 66 है। तो विकर्णीय कोणों की लंबाई कितनी आपकी, 66 है, ओके। अब कहोगे सर ऐसे कैसे, देखो वापस देखो, अब आपको पता है कि ये आपका है इधर से इधर, इधर से इधर, देखे तो आपको यहां से समझ लिया जाए, तो हम जानते कि ये कौन सी स्थिति है, उत्तर, हम जानते हैं कौन सी स्थिति है, दक्षिण, हमें पता है ये कौन सी है, पूरब, हमें पता है ये कौन सी है, पश्चिम है, ओके, ये आपका उत्तर पश्चिम है, ओके, ये आपका पूरब दक्षिण है, ओके, ये आपका उत्तर पूरब है, ओके, आपका, और आप जानते हो ये आपका जाएगा, आपका दक्षिण पश्चिम है, या पश्चिम दक्षिण की बात करेंगे, तो आप जानते हो कि इधर से इधर चलोगे तो आप चलोगे 826 किलोमीटर, कितना चलोगे, 800, इधर से चलोगे तो आपको 869 किलोमीटर चलोगे, और दोनों का अंतराल देखोगे तो 43 किलोमीटर के अंतराल आपका रहेगा, ओके। आपके, अब सुनो, यहां से यहां से यहां तक आपको चलना है, यहां से यहां तक चलना है, यहां से यहां तक चलना है, यहां नागौर है, कौन सा नौर है, नागौर है, लामपोलाई गांव जो होता है आपका नागौर आ जाएगा, तो यहां से यहां तक चलोगे तो ये कितना आपका 784 किलोमीटर, और यहां से यहां तक भगोगे, भगते जाओ तो 850 किलोमीटर, और इन दोनों की स्थिति को कितना 66 किलोमीटर का अंतराल होता है। तो विकर्णीय स्थिति के आधार पर, ठीक है, विकर्णीय स्थिति के आधार पर कितना अंतराल है, 66, और अगर दिशाओं के आधार पर देखें तो कितना आपका 43, ये आपको बताया, ये राजस्थान का विस्तार है, ओके। और इस विस्तार के बाद, और इस पूरे पतंग की, इस पूरे पतंग की जो आपकी स्थलीय आकृति है वो है आपकी 5,920 किलोमीटर, जिसके 2 टुकड़े हैं, 1,070 आपका अंतरराष्ट्रीय है, और अंतरराष्ट्रीय में केवल एक देश पाकिस्तान, ओके, आगे, और ये है आपके 4850, जहां पर कितने राज्य, 5,
आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और आप गुजरात। यानी कि पंजाब के साथ कितने जिले? 2 जिले। हरियाणा के साथ कितने? 8 जिले। ओके, यूपी के साथ कितने? 3 जिले। एमपी के साथ 10 और गुजरात के साथ 6 जिले। वो 6 जिले कौन से को मैं सब आपको समझा दूंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस याद रखने का तरीका क्या होगा? याद रखने का तरीका होगा कि 2 आपका 2 8 3 10 और 6। पंजाब के साथ 2, हरियाणा के साथ 8, यूपी के साथ 3, एमपी के साथ 10 और गुजरात के साथ 6। ये आपको ध्यान रखना। और पाकिस्तान के साथ कितने जिले? 6 जिले। जिसमें अगर कई बार ये भी पूछता है, बताओ, ये भी पूछ लेता है क्योंकि थोड़ा कमेंट टाइप का ना, कि उत्तर से दक्षिण में क्रम बताओ पाकिस्तान के साथ कौन टच हो रहा है? उत्तर से दक्षिण। तो याद करो, पहले गंगानगर, फिर आ जाएगा अनूपगढ़, फिर आ जाएगा बीकानेर, फिर आपका फलौती, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ऐसा भी पूछ सकता है भाई, कई बार क्रम भी पूछ लेता है कि उत्तर से, अच्छा ये भी ना, उत्तर से दक्षिण। वो ये भी पूछा दक्षिण से उत्तर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का क्रम बताइए। तो बताओगे बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर। डेट्स ऑल, बात खत्म। इतना ही पूछेगा और तो उसकी कोई पूछने की ज्यादा कोई औकात है नहीं। ओके, जब आपको राजस्थान का पूरा मैप पता है, राजस्थान की सारी कहानी पता है, तो फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम पता है कि राजस्थान आपका, राजस्थान को जब देखते हो कोण, तो ईशान कोण में भी है, नेत्रव्य कोण में भी है और वायव्य कोण में भी है, लेकिन आग्नेय कोण में नहीं आता। यह भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये आपका विश्व के आधार पर है। ओके, ये एशिया के आधार पर है और ये भारत के आधार पर। डेट्स ऑल, बात करो कि भारत के आधार, विश्व के, ग्लोब के आधार पर ईशान, एशिया के आधार पर नेत्रव्य और भारत के आधार पर वायव्य कोण है। आग्नेय कोण में राजस्थान आपका नहीं आता। समझ आया सभी को? तो ये थी आपकी आज की बेसिक क्लास आपकी कर रहे हैं। अभी आपकी क्लास खत्म नहीं क्योंकि परिचय भी चल रहा है, धारणा टॉपिक चल रहा है, लेकिन आज के लिए था। ध्यान सुना। अब मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी बातें हैं, अब आपके मन में जो प्रश्न पूछना वो पहले पूछ लेना। ये जितनी भी बातें राजस्थान की मानचित्रावली को लेकर, अब सुनो। जैसे कि मैं आपको अब 2 बातें और सिखा देता हूं, वो समझ लेना लास्ट में। आप सभी लोग क्या गाय भैंसों को संभालना चाहते हो? तो पशु परिचर आप बनना चाहते हो, तो गाय भैंसों को संभालने से अच्छा कि पहले खुद को संभालना जरूरी है। पता लगा कि खुद संभले नहीं, गाय के पास चले गए तो लात मारेंगे तो पता लगा कि कभी उठ नहीं पाएंगे, तो जरूरी है पहले खुद का पशु परिचर के लिए। अब आपको मैं टीचिंग मेथड पढ़ा देता हूँ थोड़ा। मैं टीचिंग मेथड पढ़ाता हूँ तो एक कोण बनाता हूँ, ये कोण है। ओके, यहां एक होता है स्वतंत्र चर। कौन सा चर होता है? स्वतंत्र। एक होता है आपका कौन सा? आश्रित चर। ओके, आश्रित चर होता है। और एक होता है आपका मध्यस्थ चर। ये तीनों चर आपके आपस में होता है, तब जाके कोण बनता है, अच्छा बनता है, 180 डिग्री आपका कवर करके चलता है। ओके, हमें पता है कि यहां पर मैंने बोला छुट्टी हो गई तो छुट्टी हो गई, मैंने क्लास है तो क्लास है, तो मैं स्वतंत्र हूं। ओके, तो आपको ज्यादा शिक्षक कौन है? स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से काम करता है। अब आप लोग हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, ना गुरुजी, ये वो फलाना डी, आश्रित चर, यानी शिक्षार्थी जो है वो आपका कौन सा? आश्रित। और बचा कौन सा? आपका पुस्तकें, आपकी किताबें, आपके मध्यस्थ है। अरे तीनों का होना जरूरी है। अभी फिलहाल अपने पास स्वतंत्र चर भी है और आश्रित चर भी है। कमी किसकी है? मध्यस्थ स्तर की। और जब तक मध्यस्थ स्तर का समावेश नहीं होता, प्रॉपर कोण आपका नहीं बनता। क्लियर आपको? अब होता क्या है, मैं आपको, अच्छा आपको पता कि जब देखते हो कई बार मेरे एक डिग्री और है, क्योंकि इसमें डिग्री में क्या लाइन ज़्यादा हो गई थी तो फिर मैं बढ़ नहीं पा रहा था एक बार, क्योंकि नीचे ज़्यादा हो गई थी। मैंने कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट भी कर रखा है, CW जिसे अपन कहते हैं, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। कॉमर्स वाले समझ पाऊंगे, बाकी तो किसी को बोल दिया कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या बोल दिया। मैंने बोला CW, अब कई पता नहीं कौन सा W बड़े बाहर गया होगा, कोई तो कॉमर्स वाला बच्चा समझ जाता है, बाकी कोई और कोई बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, छोड़ो कोई मतलब नहीं। अब सुनो, तो अब आपके पास पहले तो पशु परिचय के लिए आपके पास 3 तरह की पुस्तकें होना कंपलसरी है। 3 तरह की किताबें कौन कौन सी? किताब नंबर 1 आपकी मानचित्रावली, आपके पास मानचित्रावली किताब तो होना कंपलसरी है ही है। ओके, किताब नंबर 2 आपकी मैथ्स की किताब, जिसमें आप मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे। और किताब नंबर 3 आपकी पशु परिचय की किताब, ये आपके सामने होना जरूरी है। कहने का मतलब है कि तुम गलत फंस गए कि 99 रुपये कोर्स नहीं धारणा, कोर्स तो कुछ और भी है। अब जब कैसे, मानचित्रावली किताब है आपकी 180 रुपए की, गणित की किताब कितनी? 140 की, शायद 140 की होगी, मेरे को पता नहीं कितना। और ये आपके 100 की मान लेते हैं, तो 200 300 420, मतलब 420 रुपए आपके, 4 पजिया होगी 430 रुपए। तो 430 प्लस 99, यानी कि 529 रुपए का आपका कंप्लीट पैकेज है धारणा। ये समझने की कोशिश करना। अब प्रश्न कहेंगे सर ये तो बड़ा लूटने का काम है। अब तुम्हारे फायदे देखो। अच्छा, ये किताबें इतनी होती हैं, अच्छा मान लो कि नहीं होती, मान लो कि हम तो किताब नहीं लेंगे तो नोट्स बनाएंगे, अच्छी बात है, शौक से बनाओ।
नोट्स बनाने के लिए तुमको कला संस्कृति की कॉपी, ज्योग्राफी की कॉपी, पॉलिटी की कॉपी, हिस्ट्री की कॉपी, कितनी कॉपी होगी? 4। एक कॉपी आई थिंक सही 100 रुपए तो आती होगी, तो कितने हो गए? 400 रुपए हो गए, आराम से दो। फिर उस कॉपी को भरने के लिए 10-15 पेन कहते हैं, कितने पेन खर्च हो गए? तुम लोग कलर लाते हो ना, कलरफुल, रेड कलर, फलाना कलर, वो कलर, तो कितने पेन हो गए वो देख लेना। और उसके बाद गणित की कॉपी अलग, इसकी कॉपी अलग, तो अब कितने? लगभग 6-7 कॉपियां हो गई। 6-7 कॉपी का मतलब 700 रुपए की कॉपी, लगभग 300-400 रुपए पेन, कितने हो गए? 1000 रुपए। तो आपको इतना काम नहीं करना सर, इतना काम नहीं करना। मैं इसलिए बता तुम्हारे भले के, बाकी हमको कोई मतलब, बाकी तुम्हारी इच्छा जो करो, कोई इशू नहीं। तो आपके पास प्रॉपर मैटर होना चाहिए। ओके, ये क्लास लाइव चल रही है, आप भी देख रहे हो, पीछे के 250-300 लोग भी देख रहे हैं, ऐप के अंदर भी सब देख रहे हैं। अगर कोई भी झूठ करे बताना तो लाइव नहीं आते, कहीं अंदर की बात अंदर, घर की बात घर में रह जाती है, यहाँ घर की बात बाहर जा रही है, और डेली जा रही है, यहाँ घर की बात बाहर जा रही है। तो डर नहीं है ना, तो आपको आराम से पढ़ना है, मस्त होकर पढ़ना है, और धाप धाप के पढ़ना है। कई लोग यहाँ पे आपको कहने कि आप हमारे भक्त बन के बताना, आप ऐसे बन के आना कि साला 99, और ये भी बोलना कि सर 99 रुपए में इतना ही होता है। मैं आपको दिखाता हूँ 99 रुपए की ताकत किससे कहते हैं। आप टेंशन वाले इस बात को, रेट के अंदर तो हमने मात्र 51 रुपए में पढ़ाया था, तो भी लगभग 11,500 बच्चे पास थे। कितने? 11,500। सीटें कितनी थी? 16,500। ये लाइव बोल रहा हूँ, और किसी को केस करना है तो आराम से कर लेना, तसल्ली से, ठंडे दिमाग से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां करना ना, कंज्यूमर कोर्ट, कहीं भी करना, आराम से। तो अब मैं, क्योंकि अब मैं पशु परीक्षक में आ गया, तो अब मैं धारणा कि अब पशु परीक्षक का जो गोरख धंधा चल रहा है, जिन्होंने मैं ये जरूर साबित करूंगा सर, ये तो देखो सर, ये तो साबित कर। हाँ हाँ, अच्छा, तो सर आपको मैं कह रहा हूं सर, फीस के आधार पर ऐसा कभी नहीं होगा सर, फीस के आधार पर कभी नहीं होगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। और ये बात इसलिए बोलता हूं सर, जरूरी होता है, हमको इसलिए बोलना पड़ता है, जरूरी होता है। पहले आप जानते हो, पहले के जो ऋषि मुनि, महावीर जी, ये गौतम बुद्ध, ये लोग अच्छा धर्म का प्रचार करने के लिए जाते थे, नहीं जाते थे? हम भी तो जा रहे हैं, बस हम सोशल मीडिया से जा रहे हैं। हाँ तो प्रचार ही है, लेकिन सोशल में अब मैं घर घर तो जा नहीं सकता कि घर घर मोदी, हर हर मोदी, तो ये तो है नहीं। हाँ, तो ये तो मैं ये तो कर नहीं सकता, बट एटलीस्ट आपको ये रहना जरूरी है कि आपके सामने अभी 3 टीचर है, साइंस वाले आमिर सर आएंगे अभी। मैं कह रहा हूं कि आपको इस ताकत को रखना है कि कोई कहे ना तो आप ये कहना कि देख ये तो 99 रुपए की ताकत है, और ये 5,000 की ताकत है। अच्छा एक और सुनना, 5,000 या 10,000 रुपए फीस लेने वाली संस्था ने भी पढ़ाएगी तो वो भी अच्छा पढ़ाएगी भाई, पैसा ले तो अच्छा तो पढ़ाएगी, हम ये तो बुराई तो कर ही नहीं सकते भाई किसी की, भाई अच्छा तो वो पढ़ाएगी, ठीक है। लेकिन वो आपको पढ़ाएगी लगभग 4 महीने, हम पढ़ाएंगे मात्र 2 महीने। ओके, और दूसरी बात है, वहां पर आपको डेली आना, 2-3 घंटे जो भी था, तो आप समय भी देखना आना, कम कीमत कम समय, हर चीज देखना जरूरी है, इसलिए हमने सारी क्लासेस लाइव कर रखी है। और मैं एक बात करूं, आज इस लाइव चैनल जितने भी कोचिंग राजस्थान के, अगर आप 10,000 बच्चों से ले रहे हो, तो मैं एक बच्चों से, उन सभी कोचिंग संस्थानों को ये कहूंगा, हाथ जोड़ के आप अपनी सारी क्लासेस को क्लासरूम लाइव कर दो एक बार, पता तो पड़े कि अंदर 10,000 में हो क्या रहा है। भाई सही है, नहीं है ये मांग होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए एटलीस्ट बच्चों को ये तो पता होना चाहिए कि आप 10,000 लो, नो डाउट लेने का अधिकार है, 10 लो, 15 लो, 20 लो, 10 लाख लो, गारंटी में तो चले होंगे कि गाय में संभालने का काम पूरा देख के देंगे, आगे गारंटी आप जो भी लो, बट एटलीस्ट आप ये तो चाहते हो ना कि राजस्थान के अंदर उनकी क्लासरूम की, मतलब क्लासरूम टोटल कोई एडिटिंग नहीं, जब अपन बोल रहे थे कोई एडिटिंग है क्या? यहाँ कोई एडिटिंग, सब लाइव है, जो बोल रहे चले लाइट चल जाए तो वो भी लाइव है, चल गई बाहर, कोई इश्यू नहीं। तो एक्चुअली बिना एडिटिंग के आपकी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और नहीं है तो आप सब विद्यार्थी, देखो मैं कह रहा हूं, अगर आप पहल में शामिल होना चाहते हो ना कि सर हम पहल में शामिल हो, मैं अगर तुम चाहते हो कि राजस्थान के अंदर कोचिंगों की फीस कम हो, तो इसको मैं नहीं कर सकता, इसको आप कर सकते हो। कारण नंबर, आपने देखा नेटवर्क मार्केटिंग समझते ना, वहां तो मार्केटिंग अलग चीज है, अपना सिस्टम अलग है, अपना मार्केट। जैसे हमारा एक बच्चा 2 लाया, 2 10 लाया, 50 लाया, तो एक दिन कोचिंगों की हालत क्या हो जाएगी? खराब, ये गारंटी है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। 5-7 दिन, 10 दिन की ताकत है, क्योंकि 10 दिन में सारा सारा धंधा बढ़ना तो बढ़ जाएगा। 10 दिन के अंदर आप जीते, जैसे मान लो 250 बच्चे अभी लाइव, 250 प्लस 100, 250, 350, 300, 400 इधर होंगे, मान लो 700 बच्चे, 700 बच्चे कम से कम 700 ग्रुप में होते हैं, 700 ग्रुप से 7,000 होते हैं, 7,000 से 7 लाख होते हैं। 2 दिन के अंदर वायरल होती चीज कि यार वाकई में क्या होती है, बस इसलिए आपको वो काम करना है। तभी तो मैंने कल टेलीग्राम पे क्या डाला था कि आपकी क्लास आज की कैसी रही, पहली क्लास कैसी रही, बोला था नहीं बोला था? जरूरी था सर, ये जरूरी है, पता लगना चाहिए कि एक्चुअल में 99 में भी पढ़ाई हो सकती है। आप सबको, अच्छा दुनिया गारंटी बेच के 1 लाख रुपए 2 लाख लेती है, मैं तुमको 99 रुपए में गारंटी देता हूं कि आप गारंटी किसकी, पास होने की नहीं, धारणा फिर उल्टा फिर गलत बोल दू, सिलेबस नहीं, गारंटी के लिए इस बात की है, जो पढ़ा दिया वो एग्जाम में आएगा, तुम करोगे नहीं करोगे इस बात की मेरी कोई गारंटी नहीं, धारणा तो उल्टा मत समझना कि नहीं सर आप तो गारंटी लियो, हमारी गारंटी केवल हमारी कलम की है, तुम्हारे घोड़े भरने की गारंटी नहीं, तुम पता घोड़ा कुछ और ही भर रहे हो,
तो वहाँ पता गोला कुछ हो तो वो गारंटी भाई हमने वो मैं नहीं दे सकता। हमारी गारंटी हमारे सिलेबस तक रहती है। तो आप सभी साथी लोग इस पहल में शामिल हो, आपके लिए और प्रॉपर व्यवस्था अपन कर देंगे, आराम से पढ़ेंगे, पढ़ो आराम से, क्योंकि अब अगला टारगेट पशु परीक्षण पे कब्जा करने का आ गया है। अब ये वो राज्य हो गया जिस पर अपने को क्या करना है, कब्जा करना है। पशु परीक्षण मेरा रोल थोड़ा कम है, क्योंकि मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं हमेशा अपना रोल कहीं ना कहीं घुसा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहीं गाय वैसे पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं अपने लिए। गाय गाँव में रहे हुए तो गाय भैंसों के साथ पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली पढ़ा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको आराम से अपनी किताब पढ़नी है, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी के लिए कल। थैंक यू।